हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका करियर पावर अड्डा 24 ग्वालियर के यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक रहेगा, फिजिक्स से स्टार्ट कर रहे थे, हमारे फिजिक्स का ही सेकंड लेक्चर है आज का। टॉपिक है मोशन एंड न्यूटन्स लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एग्जाम प्रोस्पेक्टस से, और बहुत ही बेसिक से उठाया है मैंने ये, है ना। फिजिक्स जो है बहुत ही बेसिक लेवल की चल रही है, ताकि जिनका जो स्ट्रीम साइंस बैकग्राउंड नहीं है वो भी इसको बहुत अच्छे से सिंपल तरीके से समझ पाए। ठीक है, तो बहुत ही लो लेवल का, बहुत ही अच्छा कंटेंट उठाकर मैंने इसको बनाया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मोशन, सबसे पहले मोशन क्या है, गति क्या है। तो एक जगह से दूसरी जगह तक जाना मोशन है, गति है। इस तरीके से मूवमेंट, हाथ एक जगह हमारा जुड़ा हुआ है लेकिन फिर भी हाथ मूवमेंट कर सकता है, यहां से यहां तक का जाना भी मूवमेंट है। ठीक है, गति है, इसको भी गति ही कहेंगे। तो जो गति है वो कितने प्रकार से गति हो सकती है। जैसे मैंने अभी बताया कि मैं एक जगह से दूसरी जगह पर गई, तो ये भी मोशन है, गति है। लेकिन हाथ तो एक जगह फिक्स है, लेकिन फिर भी हाथ एक जगह से दूसरी जगह तक, मतलब ऐसे तो नहीं कि उखड़ के मेरा हाथ कहीं चला जाएगा, ऐसे नहीं हो सकता। एक जगह से अटैच है लेकिन फिर भी एक जगह से दूसरी जगह तक वो मूव कर सकता है। तो जो गति है, मोशन है, वो कितने प्रकार से हो सकती है, ठीक है, उस चीज को हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं रेखीय गति यानी लीनियर मोशन। ठीक है, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में चलती है तो उसे रेखिक गति कहते हैं। कैसे भाई, चलती हुई ट्रेन पटरियों पे तो चलेगी, ऐसा तो नहीं कि दाएं बाएं चली जाएगी, है ना। तो पटरियों पर ही सीधी रेखा में एक चल रही है हमारी जो ट्रेन, वो कैसा, किस चीज का एग्जाम्पल है, वो लीनियर मोशन का एग्जाम्पल है। बंदूक से निकली हुई गोली किस चीज का एग्जाम्पल है, लीनियर मोशन का एग्जाम्पल है। सेम क्वेश्चन एग्जाम में सिंपल सा आपको पूछेगा कि क्या, कि बंदूक से निकली हुई गोली किस मोशन का एग्जाम्पल है। आपके ऑप्शन है रेखीय, लीनियर, आपका ऑप्शन है सर्कुलर, आपका ऑप्शन है रोटेशनल। इनमें से कोई नहीं, तो आप आंसर क्या टिक करेंगे, आप आंसर टिक करेंगे लीनियर मोशन। बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, दूसरा, अगर सर्कुलर मोशन की बात करें तो किसी भी गोल गोल वृत्ताकार पथ पर कोई भी चीज मोशन कर रही है तो उसको क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन कहेंगे। जैसे कि भाई हमारी पृथ्वी है, ठीक है, हमारी पृथ्वी है जो वो क्या कर रही है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है। अर्थ जो है वो प्लेनेट है और सूर्य जो है वो तारा है, स्टार है, और उसके चारों ओर पे परिक्रमा कर रही है एक वृत्ताकार पथ पर, एक सर्कुलर पाथ पर। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं कहूं कि सूर्य, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना कैसी गति है, आपका आंसर होगा मैम सर्कुलर मोशन। मैं कहूं चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर घूमना कैसा मोशन है, आप कहेंगे मैम सर्कुलर मोशन है। ठीक है, फिर हमारा तीसरा टाइप है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या है, कि जब कोई वस्तु अपनी धुरी या किसी भी निश्चित बिंदु के चारों ओर घूमती है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। उदाहरण, एक चलती कार के पहिए का अपनी ही धुरी पर घूमना। अब देखो यहां पर इन्होंने ये एग्जांपल दे दिया कि जब आप कार चला रहे हैं तो दोनों पहिए जो हैं वो अपनी ही धुरी पर, यहाँ पे जुड़े हुए हैं वो, ठीक है, तो वो अपनी ही धुरी पर घूम रहे हैं, जुड़े हैं किसी ना किसी पॉइंट से, तो वो अपनी ही धुरी पर घूम रहे हैं। ठीक है, जैसे यहां से मैं इसको पकड़ लूं और फिर ये अपनी ही धुरी पर ऐसे घूम रहा है। मार्कर जो है मेरा, मैंने ऐसे यहां से नीचे से इसको कनेक्ट कर रखा है, लेकिन फिर भी कनेक्शन के साथ साथ ये घूम रहा है। इसका एक एग्जांपल और भी बहुत अच्छा हो सकता है। क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे जैसे हमने ये बात की थी कि सन के चारों ओर जो है वो ये घूम रहा है, क्या, हमारा पृथ्वी, अर्थ। ठीक है, लेकिन ये जब इसके चारों ओर घूमता है तो हमारे क्या होता है, 365 दिन। ठीक है, यानी कि मतलब 366 भी होते हैं, वो लीप ईयर का वो अलग हिसाब किताब है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि हमारा 1 ईयर में ये वाला सर्किल वो पूरा कर रहा है। लेकिन जब दिन और रात होते हैं तो वो, ये जो अर्थ है ये अपनी ही एक्सिस पर भी तो घूम रही है। इसी की वजह से तो 24 घंटे का दिन होता है, दिन रात मतलब 24 घंटे के होते हैं। क्यों, क्योंकि ये 24 घंटे में अपने ही चारों ओर अपनी ही धुरी पर घूम जाती है।
ठीक है, यानी कि अपनी ही, जैसे मैं ये हूं, देखो दोनों में ही रोटेशन और रेवोल्यूशन में क्या फर्क होता है, जब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे तब तक इस पॉइंट को क्लियर नहीं हो पाएगा आपका। कैसे? देखो रोटेशन का मतलब हमने यहां पे पढ़ा था ये वाला, ठीक है, और यहां पे क्या है, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर को हम रेवोल्यूशन कैसे क्या देते हैं जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं, लेकिन सर्कुलर मोशन में क्या है कि ये मार्कर है और मैं चारों ओर इसके घूम जाऊं, ये सर्कुलर है, ठीक है, लेकिन ये मार्कर खुद ही ऐसे घूम जाए, ऐसे अपनी ही पॉइंट पर, अपनी ही एक्सेस पर, तो ये सर्कुलर नहीं है, ये फिर क्या है, ये रोटेशनल है ना। एक और बहुत अच्छा एग्जांपल, ये मार्कर है और मैं इसके चारों तरफ ऐसे घूम रही हूं, तो ये क्या है, ये है ये वाला सर्कुलर मोशन, ठीक है, लेकिन मैं खड़ी हूं एक जगह पर और मैं अपने ही चारों ओर ऐसे घूम जाऊं, तो इसे कहेंगे अपनी ही धुरी पर घूमना, अपनी ही एक्सिस पर घूमना। तो ये वाला जो पॉइंट है वो यहां से कनेक्शन है, क्या, अपनी ही एक्सिस पर घूमना, ठीक है। तो एक चलती हुई कार के पहिए भी इसी का एग्जाम्पल है, एंड हमारा मून, चंद्रमा, सॉरी मून कह रही हो, अर्थ, जो अभी हमने पृथ्वी की बात की कि वो अपनी ही धुरी पर घूम जाती है, ये भी किस चीज का एग्जाम्पल है, ये भी इसी चीज का एग्जाम्पल है, किसका, अपनी ही एक्सिस पर घूमने का, यानी रोटेशनल, रोटेशन करने का। हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी अपनी ही अक्ष पर, अपनी ही एक्सिस पर रोटेट होती रहती है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि अगर पूछा जाए कि अर्थ जो है वो कितने टाइप से मोशन करती है, तो आपका आंसर होगा मैम 2 टाइप से मोशन करती है। पहली, जब वो सूर्य के चारों ओर वो चक्कर लगाती है तो वो घूर्णन गति कहलाती है, सर्कुलर मोशन कहलाता है, एंड जब वो अपनी ही एक्सिस पे मूव करती है तो वो उसका क्या कहलाता है, रोटेशनल मोशन कहलाता है, ठीक है। समझ में आया होगा आई थिंक सबको। देखो एग्जाम्पल देकर सिर्फ आपको उसका फैक्ट पूछ लेगा कि भाई ये वाला एग्जाम्पल किस चीज का है, बताओ भाई कौन सा मोशन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, और कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए, दोलन गति, ऑसिलेटरी, ठीक है, जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे होकर गति करती है तो उसे दोलन गति कहते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल घड़ी का पेंडुलम, आप सब ने वो वाली घड़ियां देखी होंगी जिसमें एक पेंडुलम ऐसे ऐसे वॉक करता है घड़ी, ठीक है, ये हमारी वॉच है, और पेंडुलम जो है वो टन 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 हर घंटे बाद ही वो टन टन होता रहता है। तो घड़ी का जो पेंडुलम की गति है वो कैसी है कि हमारा इस साइड नीचे नीचे फिर ऊपर, नीचे फिर ऊपर, ऐसे, ठीक है। या फिर झूले पे बैठे हुए एक बच्चे की गति, ये भी कैसी है, हमारी दोलन गति कहलाएगी, ऑसिलेटरी मोशन कहलाएगा, है ना। झूला भी होता है कैसा कि एक बच्चा है, यहाँ पे पेड़ है कोई, है ना, पेड़ की डाल है ये वाली, और ये वाला पेड़ है, ठीक है, ऐसे मान लो। अब ये डाल पे झूला पड़ा हुआ है, ठीक है, अब झूला वो जब वो झूलेगा तो ऐसा ऐसा होगा कि नहीं, ऐसे, तो कभी नीचे तो कभी ऊपर, ऐसे होगा, ठीक है। तो ये वाला भी क्वेश्चन पूछता है आपको कि घड़ी के पेंडुलम का मोशन कौन सा मोशन कहलाता है, और अगर एक बच्चा झूले पर बैठा है तो ये वाला कौन से मोशन का एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट है हमारा पीरियडिक मोशन। अब देखो, ऐसी गति जिसमें कोई वस्तु किसी निश्चित समय के बाद ही अपनी गति को दोहराती है, ठीक है, आवर्त गति या फिर पीरियडिक मोशन कहते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल घड़ी की सुइयां, सबसे अच्छा एग्जाम्पल घड़ी की सुइयां, ठीक है, यहां पे आई, है ना, फिर उसके बाद धीरे धीरे यहां पे आई, फिर उसके बाद यहां पे आई, यहां पे आई, लेकिन ये आएगी ऐसे ही कि 5 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, एक पूरा उसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो फिक्स्ड है कि इतने सेकंड बाद ये मूव करेगी, फिर एक जगह टिक 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 ऐसे होती है घड़ी। तो वैसे ही क्या, वो उसका टाइम ड्यूरेशन जो वो है वो फिक्स्ड है, तो वो बोल रहे हैं कि पीरियड फिक्स्ड है उसका, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि निश्चित समय के बाद अपनी गति को दोहराती है, एक ऐसा मोशन जैसे कि घड़ी की सुइयों की गति, तो ये कैसा मोशन कहलाएगा, ये पीरियडिक मोशन कहलाएगा, आवर्त गति कहलाएगी। अनियमित गति, इर्रेगुलर मोशन, जब कोई वस्तु अपनी गति की दिशा को अनिश्चित रूप से बदलती रहती है तो उसे अनियमित गति कहते हैं। जैसे कि हमने एक बॉल फेंकी, हमारी जब हमने फेंकी तो बहुत ज्यादा मोशन के साथ गई, बहुत तेजी से गई, और फिर धीरे जाके थोड़ा आगे जाके वो स्लो हो गई, और फिर एट लास्ट जाके वो रुक गई। तो वो सेम चीज है कि भाई हवा में अनियमित तरीके से घूमना, है ना, जब हमने फेंकी तो बहुत एकदम
प्रेशर के साथ गोल गोल घूमती हुई गई और फिर उसके बाद अचानक से वो रुक गई। तो क्या कह रहे हैं, क्रिकेट की बॉल का हवा में अनियमित तरीके से घूमना, तो कभी ज्यादा गति से घूमना, कभी कम गति से घूमना और फाइनली रुक जाना, ये किस चीज का एग्जाम्पल है, ये हमारा इरेगुलर मोशन का एग्जाम्पल है। तो इतने सारे हम लोगों ने मोशन देखे, इतने सारे इरेगुलर एग्जाम्पल्स देखे, इरेगुलर मोशन के, पीरियडिक मोशन के, ऑसिलरी मोशन के। तो ये हमसे सिर्फ इतना सा क्वेश्चन पूछता है कि भाई बताइए इनमें से कौन सा उदाहरण किस मोशन का है। सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखिए, न्यूटन्स लॉ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कंप्राइज 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल। तो न्यूटन के लॉ ने हमें 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल दिए। प्रिंसिपल का मतलब नियम कह सकते हैं, नियम, कायदे, कानून, है ना। तो हमें 3 चीजें बताई, 3 चीजें हमें हमारे दिमाग में डाली कि भाई ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है और ऐसा हो सकता है। तो डिस्क्राइब किया उन्होंने, क्या, रिलेशनशिप बिटवीन द मोशन एंड ऑब्जेक्ट, है ना। एक मोशन किसका, ऑब्जेक्ट का और उस पर लगने वाले फोर्स का। तो फोर्स और मोशन के बीच का रिलेशनशिप उन्होंने एक्सप्लेन किया हमें। दीज लॉज हेल्प एक्सप्लेन हाउ ऑब्जेक्ट मूव इन आवर एवरीडे वर्ल्ड एंड द यूनिवर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेम चीज बोली है इन्होंने, ये वाली, है ना, मूव कर रहा है, ये वाली एक बंदा जो है वो क्या कर रहा है, फोर्स लगाकर गाड़ी आगे धकेल रहा है। और थर्ड लॉ में क्या हो रहा है कि भाई एक बंदा इधर है, एक बंदा इधर है और दोनों ही एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। एक्सप्लेन करते हैं भाई क्या कहते हैं, देखो। तो न्यूटन की गति का जो पहला नियम है, जो फर्स्ट लॉ है ना, उसे और भी क्या कहते हैं, उसे कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। हिंदी में क्या कहेंगे, जड़त्व का नियम। तो लॉ ऑफ इनर्शिया या जड़त्व का नियम भी इसी को कहते हैं। पूछा जा सकता है कि लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से कौन सा नियम जाना जाता है, न्यूटन का। तो सिंपल सा आंसर होगा कि न्यूटन का फर्स्ट नियम जड़त्व के नियम के नाम से जाना जाता है। न्यूटन का प्रथम नियम कहता क्या है भाई, सुनो। यदि कोई वस्तु गतिमान है, यानी कि मोशन में है, ऑलरेडी मोशन में है, ठीक है, तो वो गतिमान ही रहेगी। अगर उस पर कोई भी वस्तु, मतलब कोई भी वाहा बल ना लगे, तो वस्तु अगर स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी जब तक कोई उस पर वाहा बल ना लगे। तो यानी कि ये जैसे एक बॉल है, हमने ऐसे मारी तो जमीन पर, है ना, तो जमीन पर जब हमने उसको ऐसे मारा तो फिर वो मोशन के पीरियड में, मतलब मोशन की स्थिति में आ गई, गति की स्थिति में आ गई, ठीक है। लेकिन वो पहले से जब जमीन पर रखी थी तब तो मोशन नहीं कर रही थी, यानी कि जब हमने उसे हाथ से मारा, हमने एक फोर्स, वाहा बल लगाया, तब वो मोशन कर रही है। और फिर अचानक से वो जब चल रही थी तो हमने उसे बीच में ही रोक दिया, अपने आप नहीं रुकी वो, हमने उसे बीच में ही रोक दिया। तो ये वाला नियम हमारा यहाँ से प्रूफ करते हैं, क्या, कैसे, कि वो बोल रहे हैं कि जबकि कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी जब तक उस पर कोई वाहा बल ना लगाया जाए, और जब कोई वस्तु स्थिर है तब तक वो स्थिर ही रहेगी जब तक कोई उस पर वाहा बल ना लगाया जाए। यानी कि कोई भी वस्तु अगर रेस्ट पीरियड में है तो वो रेस्ट पीरियड में ही रहेगी जब तक कोई उस पर फोर्स काम नहीं करेगा, और जब कोई वस्तु मोशन पीरियड में है तो वो मोशन नहीं रहेगी जब तक कोई उस पर वाहा बल ना लगाया जाए। तो ये हमारा पहला है। अब देखो इसके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, हमेशा क्वेश्चन जो आता है बेटा एग्जाम्पल से ही आता है, डेफिनेशन आज तक नहीं कभी पूछी गई, है ना। हाँ, बस याद रख सकते हैं, क्योंकि जब तक डेफिनेशन याद नहीं रहेगी तब तक एग्जाम्पल्स कैसे करोगे आप, ठीक है। तो ज्यादा फोकस क्या करना है, पॉइंट्स पर करना है, एग्जाम्पल्स पर करना है। तो देखो, रुकी हुई बस में यात्री अचानक रुकने से आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि उसके शरीर का जो है फोर्स एक तरफ से आगे की तरफ लगता है। तो अगर बस चल रही थी, ये बस है हमारी, ये हमारी सीट है, यहाँ पे हम बैठे हैं, ठीक है, और ये बस है हमारी, ठीक है। बस चल रही थी और चलते चलते जो बस है वो रुकी। अच्छा सुनो, रुकी बस में बैठे यात्री अचानक रुकने पर आगे की ओर, अचानक रुकने पर देखो, रुकी हुई बस पहले से रुकी हुई है, अचानक से वो चलेगी, ठीक है, तो व्यक्ति को क्या होगा, पीछे की तरफ झटका लगेगा। और अचानक से चलती हुई बस अगर रुकेगी,
चल अभी रुकी हुई बस चली तो पीछे की साइड झटका लगा, लेकिन अचानक चलती हुई बस जब रुकेगी तो आगे की साइड झटका लगेगा, उल्टा है। ठीक है, देखो हम दोनों ही कंडीशन को यहाँ पे देखते हैं। इस वाली कंडीशन में हमने देखा कि यहाँ पे जो यात्री है वो चढ़ रहा है, ठीक है, चढ़ रहा है मतलब अभी बैठा नहीं है, उतरने की कोशिश नहीं कर रहा है, चढ़ने की कोशिश कर रहा है। और अचानक से जो बस थी वो क्या हुई, रुकी हुई बस है, ये रुकी हुई बस है, ठीक है, और ये चलती हुई बस है, दोनों को देख लो। अब रुकी हुई बस में अचानक से यात्री यहाँ पे चढ़ा सीढ़ियों से और जाकर यहाँ पे बैठा, रुकी हुई बस थी, अचानक से चली तो वो पीछे की साइड झुक गया, पीछे की साइड झुक गया, ठीक है। ये एग्जाम्पल किस चीज का एग्जाम्पल है, तो फर्स्ट नियम हमारा काम कर रहा है। दूसरा सेम चीज है, चलती हुई बस थी और वो व्यक्ति पहले से बैठा था, अब उसने बस रुकवाई कि मुझे भाई मेरा स्टॉपेज आ गया, मुझे उतरना है। तो उस व्यक्ति ने जब बस रोकी, ड्राइवर ने जब बस रोकी और वो एकदम से अपनी सीट से उठा तो वो आगे की तरफ झुक गया। क्यों? क्योंकि वो तो बैठा था, लेकिन जो जिस बस में बैठा था वो तो पहले से मोशन में थी ना। अब जब आप खड़े हुए हो तो आप भी मोशन में ही होगे, तो इस वजह से आप आगे की तरफ ऐसे झुक जाते हो। और यहाँ पे केस क्या हुआ कि पहले से रुकी हुई थी, पहले से रुकी हुई थी, लेकिन केस क्या हुआ, अचानक से चली, है ना। तो जो रुकी हुई जब चीज थी वो अचानक से मोशन में आई तो फिर वो क्या हुआ, आप भी मोशन में आए लेकिन कनेक्टिविटी बन नहीं पाई, तो फिर आप क्या हुआ, पीछे की तरफ झुक गए, ऐसे हो गए एकदम से। ठीक है, तो ये दोनों ही एग्जाम्पल हमारे न्यूटन के फर्स्ट लॉ के हैं। दूसरा क्या है, स्केटबोर्ड से गिरना। स्केटिंग की है सबने, पैरों में जो वो पहिए वाले शूज पहन के जब हम लोग भागते हैं वो स्केटिंग कहलाती है। ठीक है, यदि आप स्केटबोर्ड पर गति कर रहे हैं, आप स्केटबोर्ड पे स्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो वह किसी पत्थर या उससे बाधा से टकराता है और वो अचानक से किसी पत्थर से या किसी वॉल से या किसी भी डिवाइडर से जाके टकरा गया आपका स्केटिंग बोर्ड, तो आप क्या करेंगे, आपका शरीर आगे की तरफ झुक जाएगा। क्यों? सेम सिचुएशन है बस वाली कि वो मोशन में था ऑलरेडी और हम उस मोशन पर सवार थे। कोई भी चीज मोशन में थी और हमारा जो शरीर था वो मोशन में नहीं था, उस वस्तु के वजह से हम मोशन में थे। ठीक है, हम खुद नहीं भाग रहे थे। अब उससे जब कोई चीज टकराएगी आगे की तरफ, हम क्यों झुक जाएंगे, जब कोई भी चीज टकराएगी तो फिर हम आगे की तरफ झुक जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसका परिणाम यह हो सकता है कि आप स्केटबोर्ड से आगे गिर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका शरीर भी आगे की तरफ उस टाइम पे गति करेगा। क्यों? क्योंकि वो जो जिस चीज पर आप सवार थे वो तो रुक गई, लेकिन आपका शरीर अभी भी मोशन में है, वो भी आगे की तरफ गति करेगा। ठीक है, आपका शरीर नहीं रुका। क्यों? क्योंकि जब तक, अभी हमने सेम चीज बोली कि जब तक कोई चीज चल रही है, मोशन में है, जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगेगा तब तक वो मोशन में ही रहेगी। जब तक कोई चीज स्थिर है, जब तक हम कोई उस पर बल नहीं लगाएंगे तब तक वो स्थिर ही रहेगी। ठीक है, ये हमारा न्यूटन का फर्स्ट नियम कहलाता है। सेकंड नियम क्या है भाई? सेकंड नियम देखो, सेकंड नियम कहता है F इज इक्वल टू ma। F यहाँ पे बल है, m यहाँ पे मास है, a यहाँ पे त्वरण है, एक्सलेरेशन है। ठीक है, न्यूटन का गति का दूसरा नियम कहता है किसी वस्तु पर लगाया गया शुद्ध बल, प्योर फोर्स, ठीक है, उसके m द्रव्यमान मास और उसके त्वरण एक्सलेरेशन के गुणनफल के बराबर होता है। यह नियम समझाता है कि वस्तु में त्वरण उत्पन्न करने के लिए बल की आवश्यकता होती है। किसी भी वस्तु में एक्सलेरेशन के लिए हमें क्या चाहिए, हमें फोर्स भी चाहिए होगा। ठीक है, और बल जितना अधिक होगा त्वरण भी उतना ही अधिक होगा। यानी कि जो बल है और जो त्वरण है वो ऐसे हैं कि ये ज्यादा तो ये ज्यादा। ठीक है, तो वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा, समान त्वरण उतना उत्पन्न करने के लिए उतना ही बल लगाना पड़ेगा। यानी कि वस्तु का क्या बोल रहे हैं, मास यानी द्रव्यमान जितना ही ज्यादा अधिक होगा, त्वरण भी उत्पन्न करने के लिए उतना ही बल लगाना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इस चीज को। क्या कह रहे हैं कि गेंद को किक मारना, कोई भी फुटबॉल है उसको ऐसे पैर से किक मार के फेंक दिया, ठीक है, तो क्या यहाँ पे त्वरण उत्पन्न किया हमने उस बल में और फिर वो दूर चली गई। जब आप गेंद को किक मारते हैं तो आप उस पर एक बल लगाते हैं। भाई हमने क्या किया, जब हमने बॉल पर किक मारी तो फिर हमने एक फोर्स लगाया उस पर, है ना। आप जितनी जोर से किक मारेंगे यानी जितना ज्यादा बल लगाएंगे, गेंद उतनी तेजी से ही गति करेगी और यही गति जो है वो त्वरण में कन्वर्ट
हो जाएगा। मोशन से ही रिलेटेड है भाई, सारी चीजें मोशन से ही रिलेटेड है, ठीक है। भारी और हल्की गाड़ियां, देखो दो समान इंजन वाली कारों में से एक छोटी और एक हल्की कार, ठीक है, एक बड़ी और भारी कार की तुलना में तेजी से त्वरण करेगी। यानी कि अगर कोई भी हल्की कार है तो वो एक बड़ी और भारी कार की तुलना में तेजी से त्वरण करेगी। अगर कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हल्की और भारी गाड़ी में त्वरण किसका तेज होगा, एक्सेलरेशन कौन ज्यादा तेज करेगा, तो फिर आपका आंसर होना चाहिए कि मैम जो हल्की वाली है वो करेगी तुलना में, ठीक है, दोनों की अगर तुलना की जाए तो। आगे देखिए, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है भाई, तीसरा नियम भी बहुत अच्छा नियम है, देखो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी से माना जाता है, एक्शन एंड रिएक्शन कह सकते हो। क्रिया और प्रतिक्रिया, क्रिया का मतलब एक्शन एंड प्रतिक्रिया का मतलब होता है भाई, अच्छा लिखा नहीं है मैंने, ये प्रतिक्रिया का मतलब होता है रिएक्शन, ठीक है। तो एक्शन एंड रिएक्शन का लॉ हम इसे कह सकते हैं, एंड सदैव समान और विपरीत दिशा में होता है। ऑब्वियस है कि अगर कोई पंजा लड़ा रहा है, पंजा दो लोग लड़ा रहे हैं, एक इस साइड बैठा है और एक इस साइड बैठा है, तो इस हाथ से और इस हाथ से, तो वो जितना फोर्स इस हाथ से लगाएगा वो उतना ही फोर्स उस हाथ से लगाएगा, यानी अपोजिट ऐसे, ठीक है, अपोजिट में होगा, जितना इस हाथ से लग रहा है उतना ही इस हाथ से लगेगा। तो क्रिया प्रतिक्रिया सदैव समान और विपरीत में प्रतिक्रिया होती है। इसका मतलब यह है कि जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर बल लगाती है तो वह दूसरी वस्तु की भी पहली वस्तु पर उसी समान मात्रा का बल विपरीत दिशा में लगाती है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर ऐसे करके हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे करके अगर हम लोग पंजा लड़ा रहे हैं तो ये वाला हाथ जितना फोर्स लगाएगा उतना ही ये वाला हाथ भी फोर्स लगाएगा। तो ये एक्शन कर रहा है, ये रिएक्शन कर रहा है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। यानी क्रिया और प्रतिक्रिया, ये वाला हाथ जितनी समान बल लगाएगा उतना ही समान ये भी दिशा में बल लगाएगा, ठीक है। तो सेम चीज है, हमारी समान मात्रा और विपरीत दिशा में बल लगाती है, बस दिशाएं चेंज हो गई भाई, इसकी दिशा इस तरफ है और इसकी दिशा इस तरफ है, तो ऐसे करके बल लगा रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, मेज पर रखी किताब जो है वो मेज पर नीचे की ओर बल लगाती है, मेज भी किताब पर एक समान बल लगाती है, विपरीत बल ऊपर की ओर लगाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जैसे हमने टेबल पर हमने बुक रखी तो बुक की तरफ से भी एक फोर्स लगा और टेबल की तरफ से, टेबल की जो स्लाइड है उसकी तरफ से भी एक फोर्स लगा, तो वो दोनों ही फोर्स मिलकर वहां पे वो बुक को एक टिकाने का काम कर रहे हैं, ठीक है, टिकी हुई है उससे। एंड दौड़ना, आप जिस जमीन के पीछे की ओर धकेलते हैं जमीन को, जब आप दौड़ते हैं तो पैरों का जो मोशन होता है, मतलब पैर जब मूव करते हैं, है ना, मूवमेंट होता है, वो कैसा होता है, पीछे की ओर धरती को धकेलते हुए जाते हैं, तो जमीन भी आपको उसी बल से आगे की ओर धकेलती है, ठीक है। जैसे हम लोग कई बार देखा होगा दंड बैठक, वो क्या होती है, वो ऐसे लेट के जब लगाते हैं तो क्या होता है कि जैसे ही हम ऐसे प्रेशर लगाते हैं तो वो प्रेशर जो है जितना हम लगा रहे हैं उतना ही धरती भी हम पर लगा रही है, तो वो उससे क्या हमें आराम मिलेगा, उससे वो हमें आगे की तरफ धकेलेगी, ठीक है। हम जितना प्रेशर लगाएंगे, है ना, जैसे कुछ लोग बुढ़ापे में जब बूढ़े हो जाते हैं तो उठ नहीं पाते, कमर सीधी काम नहीं करती है, तो वो क्या करते हैं, जमीन पे पूरा ऐसा प्रेशर के साथ हाथ लगाएंगे और फिर जमीन भी उनको प्रेशर वो देगी, फोर्स देगी, फिर वो उससे जमीन जो है वो ऊपर की तरफ धक्का देगी और हम प्रेशर लगाएंगे नीचे की तरफ, तो हम उठ जाएंगे, इजिली उठ जाएंगे। तो सहारा लेते हैं, बोलते हैं ना कि भाई सहारा लेकर उठे, वो उठ नहीं सकते थे, सहारा लेकर उठे, तो कैसे सहारा लेकर उठे, क्या काम कर रहा है वहां पे, तो वही बोला गया। जैसे भागना वैसे उठना और बैठना भी कह सकते हैं। मछली का तैरना, मछली पानी को पीछे की ओर धकेलती है और खुद पानी उसे आगे की तरफ धकेलता है ना। मछली है, मछली ऐसे वेव करती हुई जा रही है, तो वो पानी जो है मछली का वो क्या कर रहा है, पीछे की साइड जा रहा है और मछली की जो मूवमेंट है वो आगे जा रही है, यानी पानी जो है वो प्रेशर दे रहा है आगे की तरफ बढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये जो है हमारा पूरा थर्ड लॉ पर बेस्ड है सारी चीजें। अब यहाँ पे फोर्स को समझने की कोशिश करते हैं, फोर्स भी हमारा बहुत अच्छा टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। जो बल है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का हो सकता है, कौन कौन से प्रकार हैं, तो कांटेक्ट फोर्स कह सकते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स कह सकते हैं, हिंदी में कहेंगे संपर्क बल, और दूसरा क्या है हमारा नॉन कांटेक्ट मतलब असंपर्क बल, ठीक है। इन दोनों को हम लोग पढ़ने वाले हैं, पेशीय बल, घर्षण बल, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं, तो एक एक करके हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर संपर्क की अगर हम बात करें, है ना, संपर्क में होती है जैसे पेशीय बल और घर्षण बल। असंपर्क की, नॉन कांटेक्ट की जब बात करते हैं तो फिर क्या है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल एंड चुंबकीय बल और विद्युत बल।
इन सबकी धीरे धीरे से एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, चलिए। तो दो प्रकार के हैं हमारे यहाँ पे और उन सबको एग्जाम्पल के तरीके से सीखेंगे। तो एग्जाम्पल क्या कह रहा है हमारा, पहला कॉन्टेक्ट फोर्स का। कॉन्टेक्ट फोर्स वे बल जो वस्तुओं के संपर्क में आने पर लगते हैं। ठीक है, एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से जो फोर्स काम करता है उसे हम संपर्क बल कहते हैं, कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल दो है हमारे पास। पहला है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को क्या बोलेंगे हिंदी में, घर्षण। घर्षण बल, जब वस्तु की सतह दूसरी सतह पर फिसलती है तो गति का विरोध करने वाला जो बल है वो घर्षण बल कहलाता है। यानी कि अगर हम सड़क पर चल रहे हैं, है ना, तो हम चल रहे हैं, हम गिर क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारी मतलब हमारे जो पैर हैं वो चिपक क्यों नहीं रहे हैं हमारी रोड से, हमारी धरती से चिपक क्यों नहीं रहे हैं। अगर हम चल रहे हैं तो हमारे जो तलवे हैं, हमारे जो पैर हैं वो चिपक क्यों नहीं रहे। तो उसका आंसर क्या है कि अपोजिट में एक विरोध में काम कर रहा है हमारा एक बल जिसको घर्षण बल कहा जा रहा है, जो कि हमें आगे चलने में हेल्प कर रहा है, हमारी गति में विरोध तो पैदा करता है लेकिन फिर भी हम चलते हैं। अगर ज्यादा विरोध मतलब विरोध पैदा नहीं करेगा तो हम भागने लगेंगे, अचानक से गिर भी सकते हैं। ठीक है, जैसे चलते चलते भागते भागते कोई अचानक से रुक गया, कोई भी खिलाड़ी कोई भी प्लेयर है तो वो रुक गया, तो एक तरह से क्या कौन सा बल काम कर रहा है यहाँ पे, तो घर्षण बल काम कर रहा है। अभिलंब बल, यहाँ पे देखो, किसी के संपर्क में रखी हुई कोई वस्तु सतह के लंबवत लगने वाला बल जो है वो, अभी हमने इससे थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि अगर कोई टेबल पर बुक रखी है, किसी भी टेबल पर अगर बुक रखी है तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स काम कर रहा है, आंसर इज अभिलंब बल। ठीक है, असंपर्क, नॉन कांटेक्ट। नॉन कांटेक्ट की अगर हम बात करें तो नॉन कांटेक्ट में एग्जाम्पल है हमारे गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल, और वैद्युत बल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। ठीक है, एक एक करके एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हमने कहा कि सेब पेड़ से गिरकर नीचे ही क्यों गिरा, सेब का गिरना या किसी भी फ्रूट का गिरना, पेड़ से नीचे गिरना, ये जो है वो ग्रेविटेशन कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल। फिर हमने कहा कि जो लोहे की पिन थी वो चुंबक की तरफ आकर्षित क्यों है, खींची क्यों चली आती है। कोई भी एक लोहे की पिन लीजिए और चुंबक लीजिए, एक दूसरे को कनेक्ट कीजिए तो चुंबक और लोहे की पिन जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। तो वहां पर कौन सा बल काम कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स काम करता है, जिसे हिंदी में कहते हैं चुंबकीय बल। ये भी पूछ लेता है आपको। ठीक है, नेक्स्ट आपको पूछता है कि जब हम कंघी करते हैं, कंघी, है ना, और उस कंघी से हम लोग कागज के टुकड़ों को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। जब हम बाल करते हैं सही, और उसी कंघे से जिससे हमने बाल सही किए हैं तो कागज के टुकड़ों को या कागज को किसी को भी हम उससे चिपकाने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे के पास अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं वो दोनों। तो वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है। कह रहे हैं कि दो आवेशित वस्तुओं के बीच में जिनमें चार्ज हो, आवेश का मतलब चार्ज हो, है ना, बीच में लगने वाला बल जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। कभी कभी कंबल में भी आपके करंट आ जाता है ना, एकदम चड़मड़ चड़मड़ होने लगती है, आवाज साउंड आती है टिक 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 की, तो वो क्या है, यहाँ पे कंबल में बोलते हैं करंट आ जाना, है ना, अचानक से हाथ हटा लेते हैं हम लोग, ऐसे ही साउंड सी आती है। तो उसमें भी अगर पूछता है आपको तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ही एग्जाम्पल वो माना जाएगा, कंघी वाला भी और कंबल वाला भी, दोनों। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं ये। नेक्स्ट है फ्रिक्शन, विरोध करने वाला बल। अभी हमने कहा कि हमारे जो पैर हैं वो चिपक क्यों नहीं रहे हैं जमीन से, हम जमीन पर रखे हुए हैं तो चिपकने भी चाहिए ना, तो वहां पर एक अपोजिट फोर्स काम कर रहा है जिसे घर्षण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है, देखो चलना, अभी मैंने डिस्कस किया कि जब हम जमीन पर चलते हैं तो हमारे पैरों और जमीन के बीच में घर्षण बल काम करता है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करता है और फिसलने से भी रोकता है। गाड़ी चलाना, अगर गाड़ी चल रही है तो जो हमारे व्हीकल के जो टायर है वो भी सड़क के बीच में, व्हीकल के टायर और सड़क दोनों के बीच में एक घर्षण फ्रिक्शन काम करता है, जिससे हमें कार को चलाने में, और कार में जब ब्रेक लगाएंगे, दोनों के कार में जब ब्रेक लगाएंगे तो कार रुक जाएगी, है ना, तो दोनों में ही हेल्प कर रहा है ये। ठीक है, फिर हमारा है गेंद का रुकना। जब हम एक गेंद को धकेलते हैं, हमने एक बॉल फेंकी ऐसे करके, तो जमीन के साथ साथ वो घर्षण के कारण धीमी धीमी गति होते हुए अचानक से रुक जाती है। ठीक है, ये भी हमारा किस चीज का एग्जाम्पल है,
फ्रिक्शन का। दूसरा सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, क्या है, कह रहे हैं कि दो पत्थरों के बीच में अगर हम रगड़ते हैं, जैसे आग का आविष्कार कैसे हुआ, सबसे पहले लाइटर और माचिस थोड़ी बने, हमने दो पत्थरों को रगड़ा और आग निकली, है ना। तो सेम चीज अगर हम बोलेंगे कि दो पत्थरों को आपस में रगड़ने से घर्षण की वजह से गर्मी पैदा होती है, और गर्मी की वजह से यानी टेम्परेचर की वजह से उसमें आग की चिंगारियां हो सकती हैं, मतलब होती हैं, हो क्या सकती हैं। प्रारंभिक मानव आग जलाते थे इसी प्रोसेस से। जो प्रारंभिक मानव थे, है ना, जब माचिस और लाइटर का आविष्कार नहीं हुआ था तो इसी प्रोसेस के थ्रू आग जलाई जाती थी। मशीनों के पुर्जों में आपने देखा होगा, है ना, जैसे सिलाई मशीन होती है, सिलाई मशीन के जब पुर्जे हैं तो वो क्या कर रहे हैं आपस में, है ना, घर्षण का काम कर रहे हैं, और घर्षण की वजह से जैसे क्लच भी इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। बाइक वगैरह में जो क्लच होती है वो भी इसका अच्छे से एग्जाम्पल हो सकता है ना। क्या है मशीनों में घर्षण। अगर आपको पूछता है क्लच किस बेसिस पे काम करती है, या आपको पूछता है आपको पत्थर जो रगड़ने से जो टेम्परेचर होता है या आग जलती है वो किस चीज का एग्जाम्पल है, या माचिस का जलना किस चीज का एग्जाम्पल है, इन सारी चीजों में हमारे फ्रिक्शन काम करता है। फ्रिक्शन, घर्षण काम करता है, इन सारी चीजों में घर्षण काम कर सकता है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो हैं वो हमारे घर्षण के एग्जाम्पल हैं। अब घर्षण कितने प्रकार का हो सकता है, फ्रिक्शन के टाइप क्या क्या है भाई, कितने टाइप से फ्रिक्शन जो है वो हो सकते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण, और गतिक घर्षण, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो देखो यह वह घर्षण है जो किसी वस्तु को गति प्रदान करने के लिए आवश्यक शुरुआती बल से पहले मौजूद होता है एंड जब वस्तु रुकी हुई होती है। आप खुद ही सोचो, स्टैटिक का मतलब स्थिति, यानी क्या है वो, उसकी स्थिति जो है वो रुकी हुई है यहाँ पे, ठीक है। तब वो जो बल काम करेगा, फ्रिक्शन जो काम करेगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। लेकिन गतिज फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, वो बोल रहे हैं कि जब कोई वस्तु पहले से ही दूसरी वस्तु पर फिसल रही होती है तो यह स्थैतिक घर्षण से कम होता है। जब कोई जैसे ऐसा स्लोब है ना, ऐसा कोई सीढ़ियों टाइप स्लोब है, उस पर सीढ़ियां बनी हुई नहीं है और हमने ऊपर से बॉल डाल दी, वो फिसलती हुई नीचे चली गई, तो वो ऑलरेडी क्या है, यहाँ पे वस्तु किसी सतह पर पहले से फिसल रही है। तो इस टाइम पे स्थैतिक घर्षण जो है यानी स्टैटिक फोर्स जो है वो कम काम करेगा, ठीक है। और उस फोर्स को हम लोग, उस फ्रिक्शन को हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन का नाम दे देते हैं। तो जैसे हम सीधी सतह पर चल रहे हैं तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं ऑलरेडी रुक भी सकते हैं, है ना, फिर चल सकते हैं, फिर मूव कर सकते हैं, तो स्टैटिक फ्रिक्शन है। एंड ऑलरेडी जब हम ऐसी जैसे रुकने के चांसेस जिस फ्रिक्शन में कम हो तो हम यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन कह सकते हैं। तीसरा एक और है हमारा द्रव घर्षण, हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश वर्ड इज फ्लूइड फ्रिक्शन। क्या है, क्या बोल रहे हैं, तरल पदार्थों जैसे हवा या पानी में गति करने का विरोध करने वाला बल, यानी कि हवा में, है ना, कोई चीज हमने फेंकी है और वो हवा की वजह से उड़ी नहीं, मतलब उसने मोशन नहीं किया या रुकी नहीं, ऐसे कह सकते हैं। तो वो सारी चीजें कहां पे आएंगी, हमारी यहां पे आएंगी, फ्लूइड में। ठीक है, ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।